हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का लेसन फर्स्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं तुम्हें वापस रिमेंबर करा देती हूँ कि अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा कि सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि हिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है लिटरेसी सोर्स और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटरेसी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लिटरेसी सोर्स, कि लिटरेसी सोर्स को भी हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है रिलीजियस लिटरेचर, फिर हमारा आ जाता है सेक्युलर लिटरेचर आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है वंशावली आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में हम सबसे पहले ब्राह्मण लिटरेचर लेते हैं, मतलब जो भी रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर है हम वो सारे लिटरेचर इसमें लेते हैं। जैन लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में हिस्टोरिकल लिटरेचर आ जाएगा, इट मीन जो धर्म से रिलेटेड नहीं होता है। फिर हमारा आ जाता है वंशावली, इट मीन्स हिस्टोरिकल सोर्स है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है वंशावली। वंशावली के बाद अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में केवल और केवल हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, जो हमारे 4 वेद्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है रिलीजियस लिटरेचर में, ये आ जाता है टॉपिक रिलीजियस लिटरेचर में ब्राह्मण लिटरेचर सबसे पहले आ जाता है। अब ब्राह्मण लिटरेचर में जो बेटा वेद थे वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे। ब्राह्मण लिटरेचर में वेदों को सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना गया है। अब हमें वेदों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वेदों में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है? वेदों में आर्य सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है और उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। वेद सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ओल्डेस्ट बुक है, और वेदों में हमें आर्यन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में स्टडी जानने को मिलती है। हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे, 4 इन नंबर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे ज़्यादा मोस्ट एनिशियंट वेद है ऋग्वेद। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सबसे मोस्ट एनिशियंट ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडप्स हैं और 10,000 हैनम्स हैं। अब हमारा आ जाता है एवरी वेदास हैज़ 4 पार्ट्स। हर वेदों के 4 पार्ट्स होते हैं जिन्हें संहिता कहते हैं। हर वेदों के 4 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम संहिता कहते हैं। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वेदास, और वेदों में हमें आर्यन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में पता चलता है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 10 मंडल्स हैं और 1028 हैनम्स हैं। ईच वेदास 4 पार्ट, हर वेदों के 4 पार्ट्स होते हैं। फिर अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, अब हमारा इसमें से रिलेटेड है ब्राह्मण आरण्यक के। नेक्स्ट है वेदास आर एक्यूटेड इन संहिता, एक्सप्लेन्ड इन संहिता। वेदों को संहिता में एक्सप्लेन किया गया, वेदों के बारे में संहिता में बताया गया है। ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन वर्स। ऋग्वेद को किस में कंपोज किया गया है? वर्स में कंपोज किया गया। इट मीन जैसे हमारे हिंदी में पद्य होते हैं ना, कविता, उसी तरीके से ऋग्वेद को पद्य में कंपोज्ड किया गया है। फिर हमारा आ जाता है यज्ञास रिलेटेड डिस्क्रिप्शन गिवन इन यजुर्वेदा। यज्ञ से, यज्ञ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हमें यजुर्वेद में मिलता है। और सामवेद में कंटेंट है, सामवेद कंटेंट मटेरियल विच वॉज द संग बाय आर्यंस। सामवेद में हमें जो मंत्र म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस किए गए हैं वो सब हमें सामवेद में मिलते हैं। अब है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद इज कंपोज्ड बाय द आर्य, अथर्व ऋषि। अथर्ववेद को कंपोज किया था, अथर्व ऋषि ने कंपोज्ड किया था। फिर हमारा आ जाता है अथर्ववेद इज कंपोज्ड बाय अथर्व ऋषि। इट कंटेंट्स मिससेलियंस सब्जेक्ट। इसमें मिससेलियंस सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। इट मीन्स दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, अलग अलग टिपिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। फिर है इट इंक्लूड सब्जेक्ट। अथर्ववेद में बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं? in Atharv it contains miscellaneous subjects and it includes subjects related to ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। फिर हमारा बताया है रिलीजियस, सोशल
एलिगेंस के बारे में बताया गया है, मेडिसिन के बारे में बताया गया और डिटेल ऑफ द टोज एंड द कल्चर के बारे में बताया, कर्स ऑफ द डिजीज़ के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में कंपोज किया है, अथर्व ऋषि ने कंपोज किया है। इसमें मिससेलियन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है, इसमें मेडिकल साइंस के बारे में बताया गया है और जो डिजीज़ होती है उनके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। फिर अब हमारा आ जाता है पुराणास, फिर हमारा उपनिषदास कंटेन्स नॉलेज टू ऑफ प्रोफाउंड सब्जेक्ट एंड रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट। उपनिषद में मॉरल कंडक्ट्स के बारे में बताया गया, इट मीन्स हमारे मॉरल वैल्यूज़ के बारे में उपनिषद में बताया गया है। फिर हमारा आ जाता है वेदांग वॉज कंपोज विच हैज़ 6 पार्ट। वेदों को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेदों को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष और आयुर्वेद। वेदों को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र में डिवाइड किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि अथर्ववेद, वेदों को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर हमारा आ जाता है आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद एंड द शिल्पवेद आर द 4 उपवेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद को 4 उपवेद यानी कि वेदों के भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विच आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, जो हमें क्या सोर्स नॉलेज क्या देते हैं, मेडिसिन के बारे में नॉलेज देते हैं, हमें आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज देते हैं, म्यूज़िक के बारे में नॉलेज देते हैं और मिलिट्री साइंस के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। वेदों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद और ये शिल्पावेद। विच आर सोर्स, जो हमें किसकी नॉलेज देते हैं, मेडिसिन के बारे में बताते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, म्यूज़िक के बारे में बताते हैं और मिलिट्री साइंस के बारे में बताते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि एनिशियंट टाइम में, वेदों के टाइम में 2 स्मृति थी, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। एनिशियंट टाइम में 2 स्मृति थी, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और 2 एपिक्स थे, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। रामायण और महाभारत को इंडियन हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। रामायण और महाभारत को इंडियन हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आवर पुरानाज आर ए हिस्टोरिकल वर्क ऑफ एनिशियंट टाइम। हमारे पुरानाज में एनिशियंट टाइम में जो भी हिस्टोरिकल वर्क हुआ वो सारा हमारे पुराणों में मिलता है। पुराण 18 नंबर में है, मतलब 18 पुराण से मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य पुराण, ये सारे इम्पॉर्टेंट पुराण हैं। अलग अलग इम्पॉर्टेंट पुराण हैं, मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य इम्पॉर्टेंट पुराण हैं और मत्स्य सबसे ज़्यादा एनिशियंट पुराण है। मत्स्य पुराण को सबसे ज़्यादा एनिशियंट पुराण माना गया है। फिर हमारा आ जाता है टॉपिक में बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में बेटा कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर होता है उसे हम त्रिपिटक कहते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम त्रिपिटक कहते हैं। दीज आर 3 एज द सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो त्रिपिटक होते हैं यानी कि 3 पिटक होते हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं। इनमें हमें किस बारे में पता चलता है, मोनेस्टिक डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें मोनेस्टिक डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है। इट मीन्स भिक्षु वगैरह क्या क्या डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते थे। फिर हमारा आ जाता है फिलॉसफी ऑफ बुद्धिस्ट सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अमंग बुद्धिस्ट वर्क इन जातका। बेटा एक जातका एक स्टोरीज है, बुद्धिस्ट स्टोरीज है, जिसमें हमें क्या पता चलता है, जो बुद्धिस्ट लोगों ने जो वर्क किया उसके बारे में हमें पता चलता है। जातक एक स्टोरीज है, बुद्धिस्ट स्टोरी है, जिसमें हमें बुद्धिस्ट के रिलीजन के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हमारा दीपवंश और महावंश मिलिंद पन्नू हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉक्स। बेटा दीपवंश और महावंश में दोनों ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। दीपवंश और महावंश दोनों ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इसमें हमें पता चलता है,
इसमें हमें गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में ली थी अपनी लाइफ में। दीपवंश और महावंश में एक चीज़ हमें और पता चलती है। दीपवंश और महावंश में हमें पता चलता है कि जो बुद्धिस्ट जो भिक्षु थे, जो मिलिंद पन्हो था, मिलिंद पन्हो एक राजा था और उसने मिलिंद पन्हो राजा ने क्या किया था, किससे टॉक किया था? नागसेन एक भिक्षु था, उससे टॉक किया था मिलिंद पन्हो ने, और नागसेन से टॉक किया था, नागसेन से टॉक किया था। और उसके बाद जब उसने नागसेन से टॉक किया था तो उसमें उसे अपनी लाइफ के पूरे जो क्वेश्चंस का जवाब मिल गया था। तभी से उसने बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट किया था मिलिंद पन्हो ने। ठीक है, मिलिंद पन्हो हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉक विच टुक प्लेस बिटवीन ग्रीक इन्वेडर मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट भिक्षु नागसेन। बेटा मिलिंद पन्हो एक बुक का नाम है। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें सिंपल सा कंक्लूजन बता देती हूँ कि मिलिंद पन्हो एक बुक का नाम है। और उस बुक में मिलिंद पन्हो बुक में हमें क्या पता चलता है? मिलिंद पन्हो बुक में हमें पता चलता है कि नागसेन और राजा मिनेंडर था, उसने क्या क्या टॉक्स किए थे। मिलिंद पन्हो में हमें पता चलता है कि नागसेन एक जो बुद्धिस्ट भिक्षु था और जो उसने क्या क्या टॉक किए थे अपनी लाइफ में, इसके बारे में पता चलता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि गौतम महावस्तु क्या है? एक बायोग्राफिकल स्केच है गौतम बुद्ध का। महावस्तु क्या है? एक बायोग्राफिकल स्केच है गौतम बुद्ध का। फिर है मंजूश्री, मूलकल्प, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। ये सारे किसने लिखे थे? अशु घोष ने लिखे थे। इसमें हमें किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है? इससे हमें गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ गौतम बुद्ध लाइफ एंड टीचिंग्स। इससे हमें गौतम बुद्ध के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में हम पढ़ेंगे बेटा, जैन लिटरेचर को आगम्स कहा जाता है। जैन लिटरेचर को आगम्स कहा जाता है, जिसमें 12 अंश हैं, 12 उपांश हैं और 10 प्रकीर्णस हैं और 6 छेदी सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनायु विरुद्ध है और 4 मूल सूत्र हैं। ये सारे क्या हैं? उपांश हैं, जैन अंश हैं। जैन अंश को ही क्या कहा जाता है? जैनिंग लिटरेचर कहा जाता है। जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था और जो बौद्ध लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था और बौद्ध लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। फिर अब हमारा आ जाता है, ये दोनों बातें ध्यान रख लेना, जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था और बौद्ध लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन एक बुक का नाम है जो कि इंफॉर्मेशन देती है किससे रिलेशन होता है? देन किंग्स एंड द जैन मॉन्क। एक किंग और जैन मॉन्क्स के बीच में क्या क्या रिलेशन था, ये हमें परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है। फिर हमारा आ जाता है भद्रबाहु चरित्र, डिटेल्स द इवेंट्स ऑफ द लास्ट डे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विद जैन मंक भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के क्या रिलेशन थे, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं भद्रबाहु चरित्र में। भद्रबाहु में चरित्र में एक बुक का नाम है जो कि एक बौद्ध बुक है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु जो कि एक जैन मॉन्क था, उससे क्या उसके रिलेशन थे। अब बेटा इस वीडियो में मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रेस्ट पार्ट है इस लेसन का वो डिस्क्राइब करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। ये हम क्लास 12th का लेसन फर्स्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत स्टडी कर रहे थे। क्लास 12th का लेसन फर्स्ट ग्लोरियस पास्ट ऑफ भारत।